मातरम बच्चों, आज हम इसमें कक्षा 6 के साइंस में देखेंगे कि वायु किससे बनी है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम वायु किससे बनी है ये सीखेंगे। पुराने ज़माने में बात करें बच्चों कि पुराने ज़माने अर्थात 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि जो वायु है वो केवल एक ही पदार्थ है। मतलब लोगों की सोच थी 18वीं शताब्दी के कि वायु एक पदार्थ है। बाद में प्रयोगों से ये सिद्ध हो गया कि वायु वास्तव में ऐसा नहीं है कि वायु एक पदार्थ है। मतलब बाद में कुछ वैज्ञानिकों के प्रयोग हुए जिसमें ये सिद्ध हुआ कि वायु एक पदार्थ नहीं है। ठीक है, और बाद में ये पता चला कि वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। मतलब जो हवा है बच्चों, उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई है। इनको मिलने से जो मतलब अनेक गैसों के मिश्रण से हवा बनती है। बच्चों, ये जो मिश्रण है ये किस प्रकार का है, इसी को हमें समझना है। इसे हमें एक एक करके इस मिश्रण के जो मुख्य अवयव हैं उनके बारे में जानकारी लेना है और पता लगाना है। तो पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी तक लोगों की ये मान्यता थी कि हवा केवल एक पदार्थों की बनी होती है, लेकिन बाद में प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि ऐसा नहीं है, ये तो गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में कि ये मिश्रण कौन कौन से हैं, एक एक करके इन मिश्रण के जो घटक हैं, अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले बात करते हैं जल वाष्प की। जल वाष्प, ठीक है, हमने पढ़ा कि जो वायु है उसमें जल वाष्प विद्यमान होती है। विद्यमान मतलब उपस्थित रहती है, उसमें होती है। ये जो वायु है उसमें जल के वाष्प होते हैं या पाए जाते हैं। बच्चों, हमने ये भी देखा कि जब वायु यानी हवा किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, पृष्ठ मतलब सतह, किसी ठंडी सतह के संपर्क में जब आती है तो उसमें जो उपस्थित जल वाष्प है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के परिणाम स्वरूप संघनित होती है तथा जल जो है उसकी बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जब आप अपने फ्रिज से आपका बोतल, पानी का बोतल निकालते हैं, कुछ देर आप उसको बाहर रखते हैं तो आपके बोतल के चारों तरफ पानी दिखाई देता है ना। आपने शायद देखा हो, अगर ना देखा हो तो आप देखिएगा कि अगर आपके घर में फ्रिज है तो या आप ठंडा पानी जो बर्फ़ का है उसे किसी बोतल में भरिए, कुछ देर उसे बाहर रखिए। बाहर रखने के बाद आप देखेंगे कि पानी की जो बूंदें हैं वो उसके बोतल के चारों तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। हमारा जो ये प्रकृति है, मतलब ये जो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, प्रकृति यानी नेचर, जो भगवान कह सकते हैं उसे हम, उसमें जल चक्र प्रोसेस करना है। जल चक्र मतलब जल का ऊपर जाना फिर आना, ये प्रोसेस अगर करना है तो जो हवा है हमारी, अर्थात जो हमारी वायु है, उसमें जल का वाष्प उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। और अगर वायु में जल का वाष्प नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर जो है जल चक्र प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम फिर पढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर अब हमने बात किया था कि हम जो हवा है उसमें जो गैस के मिश्रण हैं उनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें बच्चों। ऑक्सीजन, इसका जो सूत्र है उसको रासायनिक सूत्र O2 द्वारा कहते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है कि क्रियाकलाप है कि शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाना है और इन्हें जलाना है। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा करके रख देना है और दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखना है। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहेंगी या बुझ जाएंगी। अब देखेंगे, अगर 2 मोमबत्तियां हम अलग अलग रखें बच्चों, तो अगर एक को कांच के गिलास से ढक देंगे तो जो कांच के गिलास से मैंने ढका वो कुछ देर बाद बुझ जाएगी, जबकि दूसरी मोमबत्ती जिस पर हमने कुछ नहीं रखा वो जलती रहेगी। इसका कारण क्या हो सकता है कि उसको हवा नहीं, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, है ना। यानी
ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसीलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वो घटक जो मोमबत्ती के जलने में मदद करता है उसकी, वो सीमित है, और मोमबत्ती के जलने में उसको हेल्प कर रहा है, वो सीमित है, और मोमबत्ती के जलने के कुछ देर बाद समाप्त हो गया, इसीलिए वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी तरफ जो दूसरा हमारा जो मोमबत्ती है लगातार जल रहा है क्योंकि उसे हवा मिल रही है, तो वायु का वो घटक जो जलने में सहायक है बच्चों, ऑक्सीजन कहलाता है। यानी हमने इसमें ये सीखा कि हवा को, यानी जो जब हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें जो उसको जलाने में मदद करती है वो है हवा, अर्थात हवा में रही हुई ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती बच्चों, ठीक है। तो ये प्रयोग था, आप इसे मत करिएगा। करना क्या था कि 2 कैंडल लेना था, दोनों को जलाना है। एक कैंडल को आप जलती हुई 2 कैंडल रखनी है। उस कैंडल में एक कैंडल पे जो है आप गिलास रख दीजिए, फिर दूसरे में कुछ मत रखिए। अब देखेंगे कि जिस पर हमने गिलास रखा वो कैंडल कुछ देर बाद बंद हो जाता है, बुझ जाता है। तो इस प्रयोग से हमें ये पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु जल सकती नहीं है, ठीक है। यानी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी है जो किसी भी पदार्थ को जलने में मदद करता है। चलिए, तो हमने ये सीखा कि जो हवा है वो गैसों का मिश्रण है जिसमें एक गैस ऑक्सीजन भी पाई जाती है। अब हम दूसरी बात करें नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। तो मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या हमने ये देखा कि हवा का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष है, मतलब हवा का एक गिलास उसमें मतलब भाग एक शेष रह गया है। तो बच्चों ये जो भाग है ये हमें बताता है या सूचित करता है कि जो वायु है उसके कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं, मतलब जलने में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता बच्चों, वो नाइट्रोजन कहलाता है। नाइट्रोजन, इसे हम N से दर्शाते हैं, N नाइट्रोजन, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि वायु के कुछ अवयव यानी तत्व जलने में हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। तो वायु के ऐसे अवयव को हम जो है बड़ा भाग तो जलने में मदद नहीं करता, उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका सूत्र होता है CO2, ठीक है, CO2। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो हवा है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पाया जाता है। तो एक बंद कमरा है, जब कोई पदार्थ उसमें जलता है या जल रहा होता है तो शायद हम उसमें घुटन महसूस करते हैं, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमारी सांसें थम जाएंगी। बच्चों ये घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा को एकत्र होने के कारण होता है, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनता है। मतलब कमरे में लगातार कोई वस्तु जलाओ और हमें घुटन सी महसूस हो तो ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर है। बच्चों हमारे चारों ओर जो हवा है वो एक छोटा सा अवयव, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। यानी हमें हमारे चारों ओर जो हवा का आवरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी छोटी मात्रा में पाया जाता है। ये सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष, सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। और इसे क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। तो आपने देखा होगा बिहार सरकार, यूपी सरकार, हरियाणा की सरकार पराली जलाने पर रोक लगाती है। तो इसीलिए लगाती है क्योंकि हम जब कोई वस्तु जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वो हमारे वातावरण में जाती है, हमारी फसल में जाती है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है। तो इसे हमने अभी ये सीखा कि जो हवा है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। अब धूल और धुआं, धूल क्या और धुआं क्या है ना। ईंधन मतलब जो चीज़ें जलाते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी जब हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है और कोयला निकलता है, तो ये ईंधन है। तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है और धुएं में कुछ गैसें और सूक्ष्म धूल के कण बच्चों पाए जाते हैं।
यानी जब हम कोई लकड़ी जलाते हैं या कोई पदार्थ जलाते हैं तो उससे हमें कुछ गैसें निकलती हैं उसमें से, और उसमें धूल के कण भी मिले होते हैं बच्चों, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इस कारण जब हम कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं, यही वजह है कि जब कारखाने होते हैं उनमें बड़ी लंबी लंबी चिमनियाँ रखी जाती, तो इसका रीज़न ये है कि उन चिमनियों के माध्यम से जो धूल के कण हैं या कोई पार्ट जो भी गैस के कण हैं वो ऊपर की ओर होते हुए कहीं दूर क्षेत्र में चले जाएं और आसपास के उस क्षेत्र में नुकसान ना पहुंचाएं। बच्चों, ये जो चिमनियाँ हैं, यानी आप कारखाने देखे होंगे उनमें चिमनियाँ लगती हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं है और गैस है वो अगर हमारी नाकों तक पहुंच जाए, यानी हम उसमें सांस लें, तो बच्चों हम जो है उससे दूषित हो सकते हैं और हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है, अर्थात जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, दमा की बीमारी, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, फेफड़े के रोग। अच्छा, जो वहाँ के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे रहने वाले आकाश में जो पक्षी हैं उनको भी नुकसान होता है बच्चों, समझ रहे हैं ना। आकाश में उड़ते हुए जो पक्षी हैं बिल्कुल नज़दीक ले जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है बच्चों, यानी हमारे साथ साथ वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है इस हवा से। तो हमने सीखा कि जो हवा है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं और धूल के कण, मतलब बहुत सारे चीज़ें विद्यमान होती हैं, ठीक है। तो हवा में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं बच्चों। ये क्रियाकलाप है कि अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए कि आपके कमरे में, आपके कमरा जो आपके घर में एक कमरा है धूप वाला, फिर आप क्या करिए, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीजिए और पर्दा आदि से उसको डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दो। अब जिस दिशा से सूर्य प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे को, खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलो, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली झिर्री के द्वारा आपके कमरे के अंदर आ सके। मतलब इतना कम कमरा खोलो कि आपकी थोड़ी सी प्रकाश आ जाए कमरे में, तो आप देखोगे अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को आप सावधानी पूर्वक देखो, ठीक है। ये देखो, ये प्रयोग के लिए बता रहा है ऐसा, तो आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको हवा में धूल के कणों की उपस्थिति को दर्शाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या आप देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं, मतलब यही जो प्रयोग हमने किया ना, उसी में हम ये देखेंगे कि ये ऐसा हमें जो दिखाई देता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चों ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये जो है आपका धूल के कण है ये सभी, ठीक है। तो ये जो चमकीले छोटे छोटे चमकीले कण हैं ये तेजी से घूम रहे हैं, ये धूल के कण हैं। आपने देखा होगा कि अत्यधिक सर्दियों में हम पेड़ की पत्तियां जो होती हैं छन कर आते हुए सूर्य प्रकाश की किरण पुंज देखते हैं, जिसमें धूल के कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं, मतलब उसमें भी हमें ये नज़र आते हैं। बच्चों, हवा में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। जो हवा है उसमें धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं, यानी जो कोई भी स्थान है या समय है उसके स्थान पर बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु को अंदर लेते हैं और धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो धूल के कण हैं हमारी नाकों में चिपक जाए और श्लेष्मा जो है उसको चिपका लेती है ताकि ये हमारे श्वसन नली में ना जाए, और अगर हमारी श्वसन नली में चली जाएगी तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगी बच्चों। तो इसीलिए हमारे नाकों में हल्के से बाल होते हैं और श्लेष्मा होती है ताकि धूल और मिट्टी को ये अंदर ही चिपका लें। बच्चों, क्या आप इस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? मतलब कभी आपके मम्मी पापा ने आप मुंह से सांस लेते हो तो डांटा हो गया, मुंह से सांस मत ले, नाक से ले। तो ऐसा क्यों बोला है? तो इसीलिए बोला है कि हमें सदैव नाक से सांस लेनी चाहिए। जब बच्चों हम नाक से सांस लेते हैं तो जो हमारी नाक में श्लेष्मा है, जो रोए हैं, जो बाल है थोड़े से, वो जो है हमारी सांसों मतलब श्वसन नली में जाने के लिए धूल कणों को रोक देते हैं। इससे हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। आज तो सभी देख रहे हैं कि हम लोग मुखौटा लगाते हैं, मतलब
सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मुखौटा लगा कर निकलते हैं। जैसे ये पुलिस वाला देखो लगाया हुआ है, अब तो सभी लगाते ही हैं हम लोग कोरोना के वजह से। तो इससे क्या है कि धूल के कण हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो ज़रूरी नहीं है कि कोरोना है तभी लगाएं। हम जब घर से बाहर निकलें तो हम अपने मुंह पर मास्क लगा कर निकल सकते हैं, मुखौटा जिसे बोल सकते हो आप। तो इससे ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैसें जो हमारी बॉडी में है, कुछ गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ जलवाष्प, धूल के कण, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में नहीं जाएंगी फिर, है ना। धूल के कण, अधिकतर धूल के कण हमारे मुंह में नहीं जाएंगे, तो इससे हमारे नाकों को, हमारे शरीर को सुरक्षा रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना है तभी हम मास्क लगाएं। देखिए पुलिस वाला उस समय कोरोना तो था नहीं, तो क्यों मास्क लगाया है? तो इसीलिए लगाया है ताकि उसके मुंह में धूल के कण, गैसें ना जा सके। ठीक है, चलो बच्चों, आज हमने इसमें ये सीखा कि हवा में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण रहते हैं। साथ ही साथ हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें मिश्रित होती हैं। बच्चों, वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है, मतलब स्थान के आधार पर जहाँ की स्थानीय भिन्नता हो सकती है। मतलब स्थानीय भिन्नता का मतलब है कि हर जगह की जो हवा है वो बदल सकती है। हम देखते हैं कि हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है बच्चों वो अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर हवा का 99% भाग बनाती है और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें और जल वाष्प पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा चैप्टर यहाँ पर हम ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पानी, मिट्टी के में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।